Good morning, all students. Today we are going to discuss about civics chapter number 1, the Indian constitutions. सबसे पहले देखो लर्निंग आउटकम्स में नीड्स फॉर लॉ, लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशंस इट्स नीड एंड रोल, कॉन्स्टिट्यूशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, रोल क्या है, अमेंडमेंट्स, देन द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस दोनों में डिफरेंस क्या है, द ह्यूमन राइट्स कौन कौन सा राइट्स है ह्यूमन का, लॉ एंड डिसेंट्स। इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो, ऑल आवर एक्शंस आर गवर्न बाय ए सेट ऑफ रूल्स। जितना सारा एक्शंस है हमारा गवर्नमेंट का, वो किसका थ्रू, मतलब उसका सेटिंग किया गया है, उसका परसेप्शन किसका थ्रू डेवलपमेंट किया गया है, रूल्स का थ्रू। जो रूल्स को हम लोग को फॉलो करना पड़ता है, कुछ रूल्स है कोर्ट का, पार्लियामेंट का, कुछ रेगुलेशंस है जिसका थ्रू हम लोग का सोसाइटी जो है वो उसका एडोप्टेशन किया जाता है। वी हैव रूल्स dictating our actions in the society, at school, at work, in public places and even at home। जो रूल्स है कौन कौन से जगह में है वो उसको फॉलो करना पड़ता है। ऑल एवर जितना सारा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स है, जैसे कि स्कूल है, ऑफिस है, सोसाइटी में रूल को फॉलो करना पड़ता है। वर्क प्लेस, एनीथिंग वर्क प्लेस, वर्क प्लेस मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्लेस, इन पब्लिक प्लेसेस एंड इवन एट होम। घर में भी ये रूल को फॉलो करना मैंडेटरी है। देखो, रूल्स एंश्योर दैट द रिच एंड पावरफुल डू नॉट डोमिनेटेड द सोसाइटी एंड एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। रूल का पास जो रूल रेगुलेशन है वो उसका पास रिच और पोर पीपल का कुछ डिफरेंस नहीं है। सोसाइटी में जितना सारा पीपल है सबका लिए रूल, ऑल रूल इज़ वेरी मैंडेटरी, ऑल रूल इज़ वेरी मैंडेटरी, जिसका पास ऑल एवरी पर्सन इज इक्वली ट्रीटेड। सम रूल्स आर मेड बाय द सोसाइटी, कुछ रूल्स है जो सोसाइटी बनाया है, राइट। सम बाय एल्डर्स इन द फैमिली एंड सम बाय द स्टेट और द कोर्ट। कुछ रूल्स है जो सोसाइटी बनाया है, सम बाय द एल्डर्स ऑफ फैमिली, कुछ रूल्स है हमारा फैमिली में इसका बनाया गया है, एंड सम बाय द स्टेट और द कोर्ट, कुछ रूल है जो स्टेट और कोर्ट का थ्रू बनाया गया है जिसको फॉलो किया जाता है। द सिस्टम्स ऑफ रूल्स, द सिस्टम्स ऑफ रूल्स which a country or an organization follows to govern behavior and ensure justice are called law। देखो, जो सिस्टम है रूल्स का, which a court और an organization, जो एक कोर्ट में एक पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो किया जाता है टू गवर्न बिहेवियर, गवर्नमेंट का जो बिहेवियर है उसका थ्रू एंश्योर जस्टिस, जस्टिस जो हम लोग को जो अधिकार मिलता है, हम लोग का जो परसेप्शन है उसका बेसिक्स में रूल को परसेप्शनली डेवलपमेंट किया जाता है। अनलाइक अदर रूल्स, और अलग अलग जो रूल्स है, लॉ जो है आर एनफोर्स बाय द कोर्ट, जो कोर्ट में बनाया जाता है, राइट। दिस मीन्स ब्रेकिंग ए लॉ कैन रिजल्ट इन इम्पोर्टेंट ऑफ, देखो 10 टाइम्स, ये जो रूल्स है इसका जो रिजल्ट है वो अलग बात है, इसका रूल को सब जगह में मैंडेटरी माना जाता है, फॉलो करना पड़ता है। नीड्स फॉर लॉ, लॉ का क्या इंपॉर्टेंस ज़रूरत है। ए सोसाइटी विदाउट लॉ एंड ऑर्डर वुड बी इन डीप कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चोस। एक सोसाइटी जहाँ पर विदाउट रूल रेगुलेशन रहता है, ऑर्डर रहता है, कुछ रूल रेगुलेशन जहाँ पर नहीं रहता है वो सोसाइटी नहीं बनता है, उस सोसाइटी का ग्रोथ स्टॉप हो जाता है। वी नीड लॉ टू अवॉइड दिस एंड द मेंटेन पीस एंड हार्मनी। देखो, हम लोग का लॉ का क्या नीड्स है, क्या ज़रूरत है, अवॉइड दिस, उसको अवॉइड करने का परसेप्शन क्या है, एंड टू मेंटेन पीस और हार्मोनी, उसको हम लोग का जो पीसफुल एक सोसाइटी, पीसफुल एक लाइफ रहने का लिए लॉ का मैंडेटरी सबसे ज़्यादा है, इसलिए लॉ का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा माना जाता है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस, then the most important functions of law is to ensure the safety of citizen। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस क्या है लॉ का, टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ सिटीजन। सिटीजन इंडिया में जितना सारा पॉपुलेशन है सबका
सिक्योरिटी का लिए, सबका सेफ्टनेस का लिए लॉ का इम्पोर्टेंस सबसे ज़रूरत है। इन एक कम्युनिटी में देयर विल always be dispersed over the should of the when part of a limited number of resources। particularly एक कंट्रीज में, एक जगह में जहाँ पर लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्स रहता है, उसका थ्रू लॉ लॉ जो है, रूल्स जो है, उसको फॉलो किया जाता है उसका सेफनेस का लिए। लॉ इज़ नीडेड टू रिजॉल्व सच डिस्प्यूट्स। लॉ जो है उसका क्या ज़रूरत है, हम लोग को एक पार्टिकुलरली सिस्टमेटिक लाइफ में जीने का लिए लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट जिटिसिटी है। विदाउट लॉ सोसाइटी का डेवलपमेंट नहीं होता है। देखो, लॉ इंश्योर दैट देयर इज इक्वल ट्रीटमेंट एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। लॉ का थ्रू हम लोग को जो भी कास्ट का, क्लासेस का, कैटेगरीज का पीपल हो, उसका लिए इक्वलिटी का लिए लॉ का सबसे इम्पोर्टेंट सिटी है। लॉ विदाउट लॉ कहीं पर भी इक्वलिटी नहीं रहेगा। देखो, लॉ ऑल्सो एग्जिस्ट टू एंश्योर दैट अनफेयर सोशल प्रैक्टिस लाइक कास्ट सिस्टम एंड डाउरी आर नॉट कैरीड ऑन। लॉ जो है वो अनफेयर जो सोशल सिस्टम जैसे कास्ट सिस्टम, अनटचेबिलिटी, डाउरी सिस्टम, उसको वहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाता है। किसमें? लॉ में ये सब कुछ, इसका बारे में कुछ नहीं लिखा है। द डाउरी प्रोहिबिटेशन, उसके बाद आ रहा हूँ। वेरियस लॉ हैव बीन पास्ड टू प्रोटेक्ट द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ वोमेन। बहुत सारे लॉ जो है वो वोमेन का इंटरेस्ट का लिए, वोमेन को प्रोटेक्ट करने का लिए बनाया गया है। देखो, द डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट क्या है? वन सच लॉ इज द डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट। वी हैव ऑफन heard about dowry details and ill treatment of women by their husband and ill law for dowry। तो डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट जाके एक लॉ बनाया गया जहाँ पर वुमेन का ट्रीटमेंट किया जाएगा, उसका इलनेस जो है उसका मतलब सेव किया जाएगा। और देखो उसका जो डाउरी सिस्टम जिसमें सोसाइटी में प्रेशराइज किया जाता है एक वुमेन को, वो उसका अगेंस्ट स्टेप लिया जाएगा। ठीक, कौन लेगा? कोर्ट लेगा। अर्लियर डाउरी वॉज गिवन बाय चॉइस एज ए गिफ्ट टू द ब्राइड ऑफ ए ग्रूम ऑफ सिक्योर देयर फिनेंशियली। पहले क्या था? डाउरी एक चॉइस ऑफ गिफ्ट, एक टाइप का गिफ्ट देने का तरह था जो अपनी इच्छा से कोई दे सकता है। बट नाउ इट हैज़ टेकन द शेप ऑफ ए फोर्स कस्टम। बट कुछ कस्टम है जहाँ पर इसको अभी का टाइमिंग में फोर्स दिया जाता है, ज़्यादा प्रेशर दिया जाता है डाउरी देने का लिए। Expensive gift, property, money and other valuable assets demanded by the groom's family are given the bride। देखो, पेरेंट्स एट द टाइम्स ऑफ द मैरिज के टाइमिंग में एक्सपेंसिव गिफ्ट मांगा जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस, पैसा मांगा जाता है, रिसोर्स मांगा जाता है और उसको प्रेशराइज किया जाता है। इस सिस्टम के अगेंस्ट जो बिल पास हुआ है वो है डाउरी प्रोहिबिटेशन एक्ट 1961 में जो बिल पास किया गया है। देन उसके बाद देखो कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? ये जगह क्या है? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड लॉ अकॉर्डिंग टू व्हिच ए कंट्री और एन ऑर्गेनाइजेशन इज गवर्न। एक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, नैतिक अधिकार जिसको बोल सकते हो, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सब कंट्रीज में रहने वाला सारे पॉपुलेशन का लिए रूल रेगुलेशन कुछ रहेगा जिसको सब लोग को रेस्पेक्ट का साथ फॉलो करना है। इसी को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। व्हेन द लॉ इज क्रिएटेड, जहाँ पर लॉ, जिस कारण से लॉ बनाया गया है, इट इज़ एडेड द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया है, दैट इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड एस्टेब्लिश्ड देयर स्ट्रक्चर। जहाँ पर हर जाति का एक नैतिक अधिकार रहेगा, क्या वो कर सकता है, उसका क्या जिम्मेदारी है, ये जगह यहाँ पर स्ट्रक्चरेबिलिटी के साथ इम्पोर्टेंटली रिप्रेजेंट किया जाएगा। प्रोड्यूस्ड एंड द पावर, जहाँ पर पावर का भी इम्पोर्टेंसिटी दिखा गया है। इट ऑल्सो डिस्क्राइब्ड द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड सेट द फंडामेंटल राइट्स। जितना सारा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से लेके हम लोग को फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता चला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में पता चला है, दैन द फंडामेंटल ड्यूटीज एंड सिटीजन। एक सिटीजन का क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये जगह क्लियर किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ मीन्स नैतिक अधिकार बोल सकते हो इसका, एक आम इंसान का जो अधिकार रहता है।
The Indian Constitution is the longest written the constitutions in the world. वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, containing 448 articles, 12 schedules and the 115 amendments. मतलब टोटल इतना वर्ड्स को टोटल देखो 1,17,369 वर्ड्स इन इट्स इंग्लिश लैंग्वेज वर्सन्स। यहाँ पर इतना वर्ड्स का यूजेस किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाइल द यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द शॉर्टेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेनिंग जस्ट 7 आर्टिकल। जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत शॉर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्टेनिंग जस्ट 7 आर्टिकल्स उसमें है और 27 अमेंडमेंट्स है। नीड फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का क्या नीड है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या ज़रूरत है। द नीड्स फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फर्स्ट फेल्ड इन द 1934 बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1934 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस दिखाया गया है। ऑन 11th December 1946 Dr. Rajendra Prasad was elected as the परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 1946 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इलेक्शन किया है क्या, परमानेंट चेयरमैन का ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। ए ड्राफ्टिंग कमिटी अंडर द chairmanship of Dr. Bhimrao Ambedkar was set up to prepare the first draft of the constitutions। जो ड्राफ्टिंग कमीशन में भीमराव अम्बेडकर से जिसका मतलब जिस ड्राफ्टिंग कमीशन में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है बिटवीन 9 दिसंबर 1946, जो 9 दिसंबर में 1946 में बनाया गया था एंड 26 नवंबर 1949 तक इसका मतलब टोटल वर्किंग परसेप्शन चलाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया में ये ड्राफ्टिंग कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। इट टुक ऑलमोस्ट 3 years टू कंप्लीट द ड्राफ्टिंग फॉर द असेंबली। देखो इसका असेंबली जो है वो 3 years का ड्यूरेशन में रखा जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेवरल इम्पॉर्टेंट पर्पस। कॉन्स्टिट्यूशन का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है अलग अलग इम्पोर्टेंट सिटी का साथ अलग अलग पर्पस में इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है। इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ वेरिड पीपल फॉलोइंग डिफरेंट बिलीफ, कल्चर, रिलीजियंस एट्सेट्रा। इंडिया एक ऐसा लैंड है जहाँ पर वेरिड पीपल, अलग अलग पीपल का डिफरेंस बिलीफ, अलग अलग बिलीफ का साथ, कल्चर का साथ, रिलीजियंस, अलग अलग रिलीजियस परसेप्शन का साथ। Hence there is always a possibility of conflicts and clashes। यहाँ पर जितना सारा पॉसिबिलिटी है उसको दिया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में कुछ जगह लिखा गया है। देन द अमेंडमेंट में क्या दिखाया गया देखो, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड बाय द Constituent Assembly on 26 November 1949 and came to its force by 26 January 1950। 1950 26 जनवरी में ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सिंस देन मैनी पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, यहाँ पर बहुत सारा पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस देखा गया है, हैव ऑकर्ड इन आवर कंट्री, जो हमारा कंट्रीज में बनाया गया है। 10 सर्टेन रूल्स mentioned in our constitution do not apply to the present scenario। देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का साथ साथ बहुत सारे रूल रेगुलेशन परसेप्शन का यूज करके एक आइडियल कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में बनाया गया है। चेंजेस और मॉडिफिकेशन उसको मॉडिफाई किया गया है। मेड इन द एग्जिस्टिंग लॉ आर कॉल्ड अमेंडमेंट। बहुत सारा लॉ जो है उसका साथ जुड़ा गया है और उसका एक इम्पॉर्टेंट सिटी देखा गया है। An amendment to the constitution is process of making changes in the nation's fundamentals law or supreme law। जो जितना सारा लॉ को क्या माना जाता है, नेशनल फंडामेंटल लॉ और सुप्रीम लॉज का परसेप्शन दिया गया है जो सबका लिए इम्पोर्टेंस है। नंबर ऑफ अमेंडमेंट आर हैव बीन पास्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सिंस इट्स एनफोर्समेंट ऑफ 1950 में इसको प्रेशराइज करके कॉन्स्टिट्यूशन का साथ इंक्लूड किया गया है। For example, a new amendment is the marriage law has made it easier for women and get
डिवोर्स, जहाँ पर मैरिज लॉस का जगह बताया गया है जो वुमेन के लिए बहुत ईजी रहेगा, और डिवोर्स के बारे में भी बताया गया है। दिस अमेंडमेंट वाज मेड टू प्रोटेक्ट वुमेन फ्रॉम एंड्यूरिंग ए बैड मैरिज, जिसको जहाँ पर क्या बताया गया है कि मैरिज के बाद जो बैड कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसका परसेप्शन में उस रूल को बनाया गया है डिवोर्स का। लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ क्या है, व्हाट इज लॉ एंड द व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशंस। द नीडेड ए कॉन्स्टिट्यूशंस टू गवर्न ए कंट्री इफिशिएंटली, वी नीडेड, हम लोग का क्या ज़रूरत है, एक कॉन्स्टिट्यूशन टू गवर्न, गवर्नमेंट का पास एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक कंट्री इफिशिएंटली, जो एक कंट्रीज का लिए बहुत ही इफिशिएंट रहेगा। टू इंश्योर दैट द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ पावर इज नॉट कॉन्फाइंड टू जस्ट वन बॉडी, जहाँ पर जो पावर है उसको एक ही बॉडी के एक ही परसेप्शन में दिया जाएगा। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट इनटू 3 डिफरेंट ऑर्गन्स। देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उसका जो परसेप्शन है वो 3 डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। 3 सिस्टम में इसको फॉरवर्ड किया जाएगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को। कैसे होगा वो, द लेजिस्लेटिव मेक्स द लॉ, जो लॉ बनाता है उसको बोला जाता है लेजिस्लेटिव, राइट। एंड द एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट्स द लॉ, जहाँ पर लॉ का जितना सारा इम्प्लीमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल द पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट असेंबलीज है जहाँ पर लॉज बनाया जाता है। एंड देन द जुडिशरी द एनफोर्स द लॉ, जो लोग जुडिशरी मीन्स यहाँ पर देखो पर्टिकुलरली लॉ को जहाँ पर घोषणा किया जाता है जो लोग उसको फॉलो करता है। ऑल 3 ऑर्गन्स द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट का ये 3 सिस्टम्स है, इंक्लूडिंग ऑर्डिनरी सिटीजन्स ड्राइव्ड फ्रॉम द पावर एंड अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस में जो पावर है, लिमिटेशन है, अथॉरिटी में ये जगह बताया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन एलोकेशन पावर टू डिफरेंट ऑर्गन्स द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द रेस्ट्रिक्ट देम, यहाँ पर गवर्नमेंट का थ्रू पावर का रिस्ट्रिक्शन का बारे में बताया गया है। देन द ह्यूमन राइट्स मीन ह्यूमन का एक आम आदमी का क्या अधिकार है उसका जगह बताया। एवरी पर्सन इज एंटिल्ड टू सर्टेन फंडामेंटल्स राइट्स, हर पर्सन का पास इंडिया में ऑल नागरिक का पास एक फंडामेंटल राइट्स रहता है। फंडामेंटल राइट्स जो है उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। These rights are needed for the complete unrestricted development, ये जो राइट्स है वो किसका लिए ज़रूरत है, फॉर द कम्प्लीट अनरेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट। अनरेस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट इस जगह क्यों बताया गया, जो रेस्ट्रिक्शन का साथ ऑल इंडिया में जो जितना सारा डेवलपमेंट होगा इस राइट्स को फॉलो करके वो किया जाएगा, राइट। और इंडिविजुअल जो पर्सन टू पर्सन अलग अलग इंडिविजुअली रहेगा। राइट रेफर टू द लीगल सोशल मोरल फ्रीडम और प्रिविलेजेस गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट विल द कैन लिव आवर लिव्स विथ डिग्निटी, जो राइट्स है सब लोग को इसको मेंटेन करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये ह्यूमन का राइट्स है, अधिकार है। इसको भी 2 डिवीजन में डिवाइड किया गया, एब्सोल्यूट राइट एंड नॉन एब्सोल्यूट राइट, राइट। उसके बाद देखो लॉ एंड डिसेंट। लॉ एंड डिसेंट क्या है, द डिसएग्रीइंग विथ द अपोजिशन ए लॉ इज कॉल्ड द डिसेंट। लॉ का अपोजिशन अगेंस्ट जो जाया जाता है उसको डिसएग्रीमेंट्स बोला जाता है। एट टाइम्स इट हैपन दैट वी डू नॉट एग्री विथ सर्टेन लॉ एंड दैट कल्चर और फ्रीडम। इस लॉ का लिए जो पर्सन एग्री नहीं रहेगा, एक लॉ का बनाने के लिए जो पर्सन एग्री नहीं रहेगा उसको बोला जाता है इसमें डिसेंटमेंट में, जो फ्रीडम का अगेंस्ट किया जाता है। वी डिस्प्लेस्ड आवर एंगर बाय प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट, इसको प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट जो फ्रेंच रिवोल्यूशन में इस टर्म का ज़्यादा यूज़ किया गया था। प्रोटेस्टिंग जो है उसका अगेंस्ट जाना मीन्स लॉ जो मेकिंग किया जाता है उसका अगेंस्ट जाने का परसेप्शन में इसको इंक्लूड किया गया है। देखो लेट्स डिस्कस अबाउट 2 मेजर प्रोटेस्ट मूवमेंट। यहाँ पर 2 मेजर प्रोटेस्ट इन अगेंस्ट मूवमेंट का जगह बताया गया है। जैसे कि देखो प्री 1947 एग्रीगेशन द सॉल्ट सत्याग्रह। 1947 में जो एग्रीगेशन हुआ था द सॉल्ट सत्याग्रह क्या है, इन 1929 इंडियंस प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट सॉल्ट एक्ट
इंडिया में प्रोटेस्टेंट का अगेंस्ट जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट एक्ट बनाया था, जो 1929 में बनाया गया था। दिस एक्ट प्रोहिबिटेड इंडियंस फ्रॉम कलेक्टिंग और सेलिंग सॉल्ट। ये जो एक्ट्स है उसको सॉल्ट कलेक्ट करने का लिए ऑल इंडियन परसेप्शन में देखो, दिस एक्ट्स प्रोहिबिटेशन, इस एक्ट में क्या किया गया था, इंडियन फ्रॉम द कलेक्टिंग ऑफ सेलिंग सॉल्ट। सॉल्ट जो है उसको बेच नहीं पाते थे इंडिया का ऑल मेंबर, इसका परसेप्शन में इस लॉ बनाया गया। दे वर फोर्स्ड टू बाय सॉल्ट बाय पेइंग ए हैवी सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट खरीदने के लिए वो लोग को बहुत ज़्यादा टैक्सेस पेड करना पड़ता था, बहुत ज़्यादा टैक्सेस देना पड़ता था इसको, गवर्नमेंट को, राइट। अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी का टाइमिंग पीरियड में, जिस टाइमिंग में लीडरशिप कौन कर रहा था, महात्मा गांधी कर रहा था। द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ए मूवमेंट वाज लॉन्च टू वायोलेट द सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट का जो टैक्स है उसको इंक्रीज करने का लिए एक मूवमेंट किया गया था। दिस एक्ट ऑफ डिसेंट केम टू बी नोन एज द सॉल्ट सत्याग्रह। जिस एक्ट को क्या बोला जाता है, सॉल्ट सत्याग्रह बोला जाता है, जो महात्मा गांधी बनाया था। और द डांडी मार्च, जिसको डांडी अभियान, डांडी मार्च भी बोला जाता है। महात्मा गांधी एंड हिज सत्याग्रहीज ट्रैवल फ्रॉम हिज आश्रम एट द साबरमती। महात्मा गांधी जो था उसका जितना सारा सत्याग्रही था, ट्रैवल किया था कहाँ पर, फ्रॉम हिज आश्रम, जो साबरमती आश्रम था, डांडी इन गुजरात में, ब्रेक इन द सॉल्ट लॉ, जहाँ पर सॉल्ट लॉ को मतलब तोड़ा गया था, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लॉ था सॉल्ट लॉ, उसको उसका अगेंस्ट काम किया गया था डांडी मूवमेंट में। ही अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स लाइक रॉ सॉल्ट इलीगली, वहाँ पर वो और उसका फॉलोअर्स जाके इलीगली एक काम किया था, सॉल्ट जो है उसको मतलब लिया था, उसको फोर्स दिया था सॉल्ट में, और सॉल्ट बनाया था 6 अप्रैल, जिसको डांडी अभियान बोला जाता है। 6 अप्रैल 1930 में ये हुआ था। देन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस का पहले ये हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में क्या हुआ था, एग्रीटेशन, द चिपको मूवमेंट। व्हाट इज चिपको मूवमेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन हिंदी द वर्ड चिपको मीन्स टू स्ट्रिक और टू हक। ये चिपको का मीनिंग है मतलब स्ट्रिक्टली, मतलब रुकना, जिसको बोल सकते हो। द चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च इन द 1970। द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रोटेक्ट और कोवर ट्रीज को बचाना। ट्रीज जो है, ब्रिटिश जो कटिंग कर रहा था इंडिया, फॉरेस्ट को पूरा साफ कर रहा था, उसको रोकना, इसको चिपको मूवमेंट बोला गया था। फॉरेस्ट को सेव करना, ट्रीज को रोकना, कटना से बंद करना। फॉरेस्ट फ्रॉम बीइंग डिस्ट्रॉयड, फॉरेस्ट जिसको ब्रिटिशर्स ने जला रहा था, ख़त्म कर रहा था। द विलेजेस यूजेस टू हार्ज ट्रीज इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम। द वुड कटर्स, विलेज में जितना सारा मेंबर था वो लोग वुड कटर्स को प्रोटेक्ट किया, ट्रीज कटिंग करने का अगेंस्ट जाके। एंड मैनी लुम्बर कंपनीज, और बहुत सारा कंपनीज को मतलब प्रोटेक्ट किया। इट वाज द स्ट्रॉन्ग ऑफस्प्रिंग अगेंस्ट द लुम्बिरमैन हु taking away for the livelihood of the local villages by cutting down the forest। देखो, जो लोकल विलेज में जितना सारा पॉपुलेशन था वो लोग इसका अगेंस्ट किया और फॉरेस्ट कटिंग को रुका, इसको बोला जाता है, इस मूवमेंट को बोला गया है चिपको मूवमेंट। क्लियर।